हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर देखेंगे। साथियों, आपको बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक से प्रश्न लिया है। तो आपकी तैयारी कैसी है? 20 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पाओगे? ईमानदारी से कमेंट करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे 2500 ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का PDF ले सकते हैं और ये तेज एजुकेशन ऐप पर आपको मिलेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी साथी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वियना संधि के समय बूर्वो राजवंश को पुनः सत्ता कहाँ पर दी गई थी भाई? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर ऑस्ट्रिया में? तो आप याद रखिएगा, ये फ्रांस में दी गई थी। वियना संधि के समय बूर्वो राजवंश को जो सत्ता दी गई थी कहाँ पर भाई? फ्रांस में दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था भाई? लुई फिलिप को या फिर ज्यूसेपे मैत्सिनी को या काबूर को या फिर नेपोलियन को? तो देखो, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने बताया? मेटरनिख ने बताया था। और किसको बताया? तो भाई ज्यूसेपे मैत्सिनी को बताया था सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। तो ये भी कह सकता है कि ज्यूसेपे मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने बताया? मेटरनिख ने बताया था। ठीक है, तो दोनों तरह से ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किस चांसलर ने भाई की थी? बिस्मार्क ने, ड्यूक मेटरनिख ने या कैबूर ने या फिर लुई फिलिप ने की थी? तो याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिख ने ये जो है मेजबानी की थी भाई। अगला प्रश्न है कि प्रसा के उन बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था जिन्होंने लोकतांत्रिक पहलों का विरोध किया भाई? जंकर्स या फिर लिबरल्स इनको कहा जाता था, या जैकोबिन या फिर एस्टेट्स इनको कहा जाता था? तो आप याद रखना, इनको कहा जाता था भाई जंकर्स। ठीक है, प्रसा के उन बड़े भूस्वामियों को जंकर्स कहा जाता था जिन्होंने लोकतांत्रिक पहलों का क्या किया था भाई? विरोध किया था। ठीक है, विकल्प ए सही है। बहुत प्यारे प्यारे शानदार सिलेक्टेड प्रश्न है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य की भूमिका सबसे प्रमुख थी भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भाई कि जर्मनी के एकीकरण में जिस राज्य की भूमिका सबसे अहम थी, सबसे प्रमुख थी, वो है भाई प्रसा। ठीक है भाई, जर्मनी के एकीकरण में प्रसा की भूमिका जो है सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे प्रमुख थी। प्रश्न देखिएगा अगला कि पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह क्या है भाई? तो आप याद रखें, अति पशुचारण इसके लिए कारण है, या खनन, जलाक्रांतता अर्थात अत्यधिक सिंचाई, या पवन अपरदन? तो मृदा की लवणता बढ़ने का जो मुख्य कारण है ना भाई, पंजाब और हरियाणा राज्य में, ये है वहाँ की अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल द्वारा मृदा में गहरी वाहिकाएं बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्या कहलाती है? चादर अपरदन, या अवनाल का अपरदन, वायु अपरदन, या फिर मृदा निच्छालन ये कहलाता है? तो आप याद रखना, ये अवनाल का अपरदन कहलाता है भाई। ठीक, विकल्प वी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन अर्थात लीचिंग से कौन सी मृदा भाई बनती है? तो आप अच्छे से याद रखें कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन या लीचिंग से जो मृदा बनती है वो है साथियों कौन सी? आपकी लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा है भाई? लेटेराइट मृदा। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा में जल का अंतःस्यंदन क्यों बाधित होता है भाई? नमी के कारण, या चूने के कंकड़ की सतह के कारण, या फिर लवणता के कारण, या पौधों की कमी के कारण? बताइएगा। तो मरुस्थलीय मृदा में जल का अंतःस्यंदन क्यों बाधित होता है? तो आप अच्छे से याद रखें भाई, ये होता है चूने के कंकड़ की सतह के कारण। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रोपण फसल या प्लांटेशन क्रॉप का उदाहरण है भाई? चाय, या गेहूं, मक्का, या फिर बाजरा? तो रोपण फसल का जो उदाहरण है दिए गए विकल्पों में वो है भाई चाय। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का मॉडल लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विकल्प है
कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भाई बेल्जियम सामुदायिक सरकार में, या फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, या विकल्प सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, या विकल्प डी है कि एकात्मक सरकार की कार्यप्रणाली। तो आप ये अच्छे से याद रखें कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार जो है ये लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है, तो ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के वितरण को भाई दर्शाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता के क्षैतिज वितरण की सही रूप से व्याख्या करता है। तो आप अच्छे से याद रखें भाई, सत्ता का ऊंचा और निचले स्तर की सरकारों के बीच बंटवारा, या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्तियों का विभाजन, या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर शक्तियों का बंटवारा, या विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसका सही जवाब है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच एक ही स्तर पर शक्तियों का बंटवारा। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई। तो आप अच्छे से याद रखें, श्रीलंका के गृह युद्ध का जो मुख्य कारण था वो दो देशों के बीच सीमा विवाद था, या बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी करना, या राजशाही को वापस लाने का प्रयास, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप था प्रमुख कारण। तो याद रखिएगा, बहुसंख्यवाद और अल्पसंख्यक समुदायों की अनदेखी करना जो है श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण था। प्रश्न है कि यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उस सरकार को क्या कहा जाता है भाई। उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, या गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, या एकात्मक सरकार। तो आप अच्छे से याद रखें, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के अगर सरकार बना रहे हैं तो उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम की सीमाओं से निम्नलिखित में से कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी या लग्जमबर्ग। तो आप याद रखें कि बेल्जियम की सीमाओं से जो देश स्पर्श नहीं करता वो है इटली साथियों। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प ए है कि व्यक्ति की कुल वार्षिक आय, या जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान, या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त उच्च शिक्षा की डिग्री, या किसी देश की कुल जनसंख्या। तो आप अच्छे से याद रखें कि मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ होता है वो है भाई जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। विकल्प है कि आर्थिक विकास व्यापक है जबकि मानव विकास संकुचित, या आर्थिक विकास मात्रात्मक है जबकि मानव विकास गुणात्मक और व्यापक, या दोनों में कोई अंतर नहीं होता, या आर्थिक विकास केवल शिक्षा पर ध्यान देता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी कि आर्थिक विकास मात्रात्मक होता है जबकि मानव विकास जो होता है वो गुणात्मक और कैसा होता है, व्यापक होता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है। तो आर्थिक विकास की जो धारणीयता होती है इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। अगला प्रश्न है कि भारत में भूजल के स्तर में आई गिरावट के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक संकटाग्रस्त है। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि समृद्ध क्षेत्र। अंतिम प्रश्न इस पेपर का कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगभग कितना है। तो आप अच्छे से याद रखें, ये है 54.4 से 56.4%। ठीक है भाई, तो ये आपके पेपर के पूरे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, क्या स्कोर रहा 20 में से। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे पेपर जरूर देखिएगा भाई।